हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट टीच चैनल। आज इस वीडियो में हम बीएसटीसी सेकेंड ईयर के पार्ट बी का यूनिट 3 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे यूनिट का नाम है टीचिंग स्ट्रैटेजीज एंड स्किल्स। इसमें जो है हम मेथड्स एंड अप्रोचेस पढ़ने जा रहे हैं। जो इंग्लिश टीचिंग की जो शिक्षण विधियां हैं वो पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट है, जो हर साल क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलती हैं वो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले टीचिंग स्ट्रैटेजीज एंड स्किल हमारे यूनिट का नाम है और ये जो है प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चंस है और हर साल जो है इसमें से जो है 6 नंबर का नहीं, मैं कहूँगी 15 नंबर या 10 नंबर का जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। देखिए 2019 में जो है ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। इन क्वेश्चंस को देने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि बार बार जो है कैसे फ्रीक्वेंटली सेम क्वेश्चंस हर साल रिपीट होते हैं। तो आप लोग उस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हो, उस हिसाब से तैयारी कर सकते हो कि इस साल का पेपर जो है आपको कैसा देखने को मिलेगा। बेसिक आपको पेपर का आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो 2019 में देखते हैं कैसे क्वेश्चंस थे इस लेसन में से। पहला है राइट अ नोट ऑन डायरेक्ट मेथड, यानी डायरेक्ट मेथड पे आपको एक नोट लिखना है और ये जो है ऐसे टाइप क्वेश्चन था और 6 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, फिर है राइट अबाउट मोटिवेशन, हाउ कैन इट हेल्प इन लर्निंग, यानी कि मोटिवेशन के बारे में लिखिए। मोटिवेशन यानी होता है अभिप्रेरणा, और ये लर्निंग में कैसे हेल्प कर सकती है, तो ये भी 3 नंबर का था। फिर है राइट एनी टू एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड के जो है 2 एडवांटेज लिखिए, 2 लाभ लिखिए, तो ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन था। फिर है राइट द रोल ऑफ मोटिवेशन ऑफ द सेकेंड लैंग्वेज लर्नर, डायरेक्ट मेथड पे ये भी क्वेश्चन है और डायरेक्ट मेथड पे ये भी क्वेश्चन है और सेम मोटिवेशन पे ये क्वेश्चन और मोटिवेशन। इस लेसन में से 4 क्वेश्चन आए और 2 क्वेश्चन में आंसर एकदम सेम बन रहा है। तो चलिए देखते हैं 2018 का क्या है। राइट द शॉर्ट नोट ऑन ट्रांसलेशन मेथड, यानी ट्रांसलेशन मेथड पे आपको जो है शॉर्ट नोट लिखना है। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। फिर है डिफ्रेंशिएट बिटवीन लाउड रीडिंग एंड साइलेंट रीडिंग, ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन है कि आपको जो है साइलेंट रीडिंग और लाउड रीडिंग पे जो है नोट लिखना है। फिर है दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है, दोनों में अंतर लिखना है। फिर है डिस्क्राइब डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इन डिटेल, व्हाट आर इट्स एडवांटेज, यानी ये सेम ही क्वेश्चन है कि डायरेक्ट मेथड के बारे में लिखिए और एडवांटेज लिखिए, ये भी 6 नंबर का है। फिर 2017 का देखते हैं। राइट द डेफिनेशन ऑफ मेथड्स, मेथड्स किसको कहते हैं उसकी डेफिनेशन लिखिए। राइट व्हाट इज द रोल ऑफ मोटिवेशन फॉर द सेकेंड लैंग्वेज, ये सेम क्वेश्चन है, मोटिवेशन का रोल। फिर राइट नोट ऑन डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड के बारे में बताइए। और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग एनी टू, यानी इन तीनों में से 2 शॉर्ट नोट लिखना है, ये भी 6 नंबर का भी क्वेश्चन है। पहला है स्ट्रक्चरल अप्रोच, सेकेंड है कॉल और तीसरा है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। तो इनमें से जो है 2 पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस हैं हमारे, और इन सारे क्वेश्चंस के जो है आंसर आपको बहुत ही शॉर्ट में और मतलब चुनिंदा जो आंसर आपको इजीली याद रह सकते हैं, उस तरह के नोट्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो पढ़ते हैं सबसे पहले डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल मेथड, डायरेक्ट मेथड को जो है नेचुरल मेथड भी कहा जाता है। सबसे पहले मैं आपको हिंदी में ये बता देती हूँ कि इसका जो बेसिक है क्या डायरेक्ट मेथड, बेसिकली हम किसको कहेंगे। देखिए डायरेक्ट मेथड जो है एक ऐसा मेथड है जिसमें जो है हम बिना मदर टंग यानी कि मातृभाषा की सहायता लिए बिना जो है बच्चे को सिखाते हैं। ये जो है फुली एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होता है, जैसे हम किसी भी चीज़ को उठाकर दिखाएंगे ये है, ठीक है, उसका डायरेक्ट इंग्लिश में नाम बोलेंगे, उसका अनुवाद नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन यानी कि इसकी जो है परिभाषा, आपको क्वेश्चन को शुरू भी ऐसे ही करना है। सबसे पहले आपने ये याद कर लिया कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल मेथड, फिर डेफिनेशन आपने लिख दी, डेफिनेशन की स्पेलिंग भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। टू टीच इंग्लिश डायरेक्टली इज टू एस्टैब्लिश अ डायरेक्ट एंड इमीडिएट एसोसिएशन बिटवीन एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेशन। एच चैंपियन की जो है ये परिभाषा है कि इंग्लिश को डायरेक्टली टीच करना और एक्सप्रेशन, आपकी जो एक्सपीरियंसेस है और आपकी जो अभिव्यक्ति है, उन दोनों में जो है संबंध स्थापित करना ही जो है डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, ये डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा। डायरेक्ट मेथड पे अगर क्वेश्चन आता है और आप इस तरह से लिखते हैं तो आपका आंसर जो है बहुत अट्रैक्टिव दिखेगा। इन दिस मेथड द टीचिंग इज मेड डायरेक्टली इन इंग्लिश, यानी कि इस मेथड में जो है इंग्लिश डायरेक्टली टीचिंग जो है इंग्लिश में ही की जाती है, सो दैट डायरेक्ट बॉन्ड ऑफ लर्निंग में बी डेवलप्ड, यानी कि इस तरह से लर्निंग में जो है अधिगम में जो है एक सीधा संबंध बनाया जा सके।
फिर एन अटेम्प्ट इज मेड टू मिनिमाइज द यूज ऑफ मदर टंग एंड ट्रांसलेशन मेथड, यानी कि यहाँ पे कोशिश की जाती है मिनिमाइज करने की। मिनिमाइज आपको पता होगा कम करना, मैक्सिमाइज यानी ज़्यादा करना। तो मिनिमाइज करने की कोशिश की जाती है किसके यूज़ को, मदर टंग के यूज़ को, और ट्रांसलेशन मेथड को, ठीक है। अनुवाद करना और मातृभाषा का प्रयोग करने पे जो है बहुत कम जोर दिया जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल मेथड ऑफ टीचिंग। इसको नेचुरल मेथड यानी कि प्राकृतिक विधि या परंपरागत विधि भी कहते हैं टीचिंग की। दिस मेथड वॉज ऑरिजिनेट इन फ्रांस इन 1901। तो ये जो मेथड है वो 1901 में यानी कि 1901 में जो है फ्रांस में इसका प्रतिपादन हुआ था। फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि इसकी विशेषताएं क्या क्या है। इसकी विशेषताएं जो है डायरेक्ट मेथड पे पूछ लेता है, एडवांटेज कहिए, विशेषताएं कहिए, एक ही बात है, ठीक है। पहला है इट क्रिएट्स अ डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट्स। अब देखिए यहाँ पे जो आपने लिखा है उसी में से जो है निचोड़ के आपको वापस यहाँ लिखना होता है, ठीक है। तो ये जो है लैंग्वेज में और आपके विचार और आपकी भाषा में जो है एक डायरेक्ट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। कि आप जिस तरह से बच्चा जो है, बच्चे की सोच का जो है आप सोच इसी तरह की क्रिएट करते हैं कि उसके जो डायरेक्ट वो जो सोचेगा वो इंग्लिश में ही सोचेगा और जो बोलेगा वो वापस उसी लैंग्वेज में बोलेगा, ठीक है। हिंदी में उसको वापस ट्रांसलेट, हिंदी में सोचकर इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ लैंग्वेज नॉट वर्ड, यानी कि एक एक शब्द को जो है अर्थ बताते हुए यहाँ पे नहीं पढ़ाया जाता। यहाँ पे सेंटेंस जो है वो यूनिट है लैंग्वेज की। फिर है ऑडियो विजुअल एड्स आर यूज टू एक्सप्लेन द मीनिंग। यहाँ पे ऑडियो विजुअल यानी दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ जो है उनको उनका इस्तेमाल किया जाता है एक्सप्लेन करने के लिए। स्ट्रेस इज गिवन ऑन स्पीच, यानी बोलने पर जो है ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। द यूज़ ऑफ मदर टंग इज नॉट अलाउड, यानी कि मातृभाषा का इस्तेमाल अलाउड नहीं होता। फिर एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट मेथड, तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं, और ये है लाभ। इट प्रमोट्स फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, ये जो है बोलने की फ्लुएंसी यानी धारा प्रभाविता को बढ़ाता है। इट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ होल टू पार्ट, यानी समग्र से अंश यानी पूर्ण से अंश में जाने पर ये ध्यान देता है। इट एम्फेसाइज ऑन प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण पर ये ध्यान देता है या जोर देता है। इट इज़ फुल ऑफ एक्टिविटीज़, ये पूरी तरह से जो है गतिविधि पर आधारित है। इट डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी ये जो है आपको बोलने में आत्मविश्वास का विकास करता है। तो ये 5 विशेषताएं थी और ये 5 एडवांटेज यानी कि लाभ थे। तो ये पूरा अच्छे से आप स्लाइड को याद कर लीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए रहेगा एग्जाम में, और फुल चांस है कि डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। फिर जो है कुछ डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं कि डायरेक्ट मेथड जो है उसकी सीमाएं क्या है, किस तरह से वो जो है इतना प्रभावी नहीं है, ठीक है। उसकी सीमाएं क्या है। इट इग्नोर्स रीडिंग एंड राइटिंग, स्पीच पे तो वो ध्यान देता है, प्रोनाउंसिएशन पे जो है इस विधि में हमारा ध्यान दिया जाता है, उच्चारण पर ध्यान दिया जाता है, पर पढ़ने और लिखने पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता, यानी इग्नोर किया जाता है। इट इग्नोर्स टीचिंग ऑफ ग्रामर, यानी कि ग्रामर जो है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। द मेथड इज़ वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि इसमें श्रव्य दृश्य सामग्रियों का इस्तेमाल होता है, और ये पूरा जो है एक्टिविटी आधारित है, गतिविधि आधारित है, तो ये बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत खर्चीला है, ठीक है। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, और इसमें समय भी अधिक लगता है, जिसके कारण पाठ्यक्रम जो है सही समय में पूर्ण करवाना संभव नहीं है, ठीक है। फिर है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यानी जीटी मेथड आप इसको कहते हैं। ये जो है डायरेक्ट मेथड का उल्टा है। इसमें से अभी तक एक बार क्वेश्चन बन चुका है, तो हो सकता है आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को मिले। तो बहुत ही शॉर्ट में इसको बताया गया है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज ऑल्सो नोन एज क्लासिकल मेथड। द मेथड वॉज यूज टू टीच लैटिन, ग्रीक एंड फॉरेन लैंग्वेजेस। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को क्लासिकल मेथड भी कहते हैं, और इसका जो इस्तेमाल लैटिन, ग्रीक और फॉरेन लैंग्वेजेस पढ़ाने के लिए किया जाता था। दिस मेथड फोकस्ड ऑन ग्रामेटिकल रूल्स, मेमोराइजेशन ऑफ वैकेबलरी। ये जो है ये डायरेक्ट मेथड का उल्टा है। यहाँ पर ग्रामेटिकल रूल्स पर, व्याकरणीय नियमों पर अधिक जोर दिया जाता है, और मेमोराइजेशन का अर्थ होता है याद करने पर, किसी भी चीज़ को रटाना या याद कराने पर जो है ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। वैकेबलरी यानी आपका शब्दकोश को वैसे के वैसे याद करवा दिया जाता है। फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं। क्लासेस आर टॉट इन द मदर टंग विथ लिटिल
सिलेक्टिव यूज ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, यानी कि जो लैंग्वेज पढ़ानी है उसका इस्तेमाल कम करते हुए मदर टंग का इस्तेमाल ज़्यादा करते हुए पढ़ाया जाता है। फिर वैकेबलरी इज टॉट इन आइसोलेटेड वर्ड्स, वैकेबलरी जो है उसी तरह से पढ़ाई जाती है शब्द का अर्थ बताते हुए। नो अटेंशन इज गिवन टू प्रोनाउंसिएशन, यानी उच्चारण पर कोई भी ध्यान दिया नहीं जाता। आप एक तरह से देखिए तो हमारे जो नॉर्मल स्कूल्स में पढ़ाई होती है वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से ही होती है कि टीचर जो है उसने पूरा ट्रांसलेट करके हमें समझा दिया, हमने उस कहानी को वैसे कि वैसे समझ तो लिया पर हिंदी में हमें समझ में आया, इंग्लिश में उसकी इतनी मीनिंग और सब प्रोनाउंसिएशन सब इतना हमें अब समझ में नहीं आता। तो हमारे यहाँ अधिकतर जो है जीटी मेथड से ही हम इंग्लिश सीखते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच जो है एक मेथड ही है, मेथड का एक छोटा रूप आप कह सकते हो। मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच इज नथिंग बट अ ग्रेडेड एंड क्लासिफाइड ग्रामर, इसमें जो है कुछ चुनिंदा ग्रामर जो है ग्रेडेड और सिलेक्टेड ग्रामर पढ़ाई जाती है। इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, ये वर्ड्स का ऐसा अरेंजमेंट है इन सर्टेन ऑर्डर दैट कन्वेज सम मीनिंग, यानी कि इस तरह से वर्ड को याद करवाया जाता है या वर्ड का ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें कुछ मीनिंग कन्वे कर रहा हो, वर्ड जो है मीनिंग दे रहा हो। द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड पैटर्न्स, द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड पैटर्न्स लीड टू इन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर, यानी कि मीनिंग के आधार पर जो है डिफरेंट तरह से सेंटेंस की जो है सेंटेंस का आधार बनाया जाता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल अप्रोच में से अभी तक तो क्वेश्चन नहीं बना है पर हो सकता है बने, तो आपको एक बार पढ़ लेना है। फिर है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीएलटी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, आप में से जिन बच्चों की रीड सेकेंड लेवल में मतलब रीड फर्स्ट लेवल में सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश है उसमें उन्होंने पढ़ा होगा कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच जो है काफ़ी उसमें बड़ा टॉपिक है। Communicative language teaching approach is the recent and latest approach which is about 10 years old, यानी कि ये जो है नई अप्रोच है, नई विधि है टीचिंग की, जिसको जो है ऑलमोस्ट 10 ईयर्स यानी 10 साल पुरानी विधि है, अभी हाल ही में इसका इस्तेमाल होना शुरू हुआ है। टीचर्स हैव known that their aim was to get students communicating successfully outside the classroom, यानी कि टीचर्स ये जान चुके थे कि उनका मुख्य उद्देश्य एम क्या था, टू गेट स्टूडेंट्स कम्युनिकेटिंग सक्सेसफुली आउटसाइड द क्लासरूम, यानी क्लासरूम के बाहर जो है स्टूडेंट्स अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए, उसका उनका मुख्य उद्देश्य ये है। जैसे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हो गया, स्ट्रक्चरल अप्रोच हो गया, उन सब में क्या किया जाता है कि आप लोगों को जो है ग्रामर के रूल रटा दिए जाते हैं और बस एक तरह से परीक्षाओं को पास करवाने के लिए अंग्रेजी को सिखाना, वो चीज़ को बदल कर यहाँ पे ये महसूस किया गया कि हमारा जो इंग्लिश को सिखाने का मकसद है वो ये है कि आउटसाइड क्लास के आउटसाइड जो है बच्चे इंग्लिश में कम्युनिकेट कर पाए। इन दिस अप्रोच द पर्पस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इज द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, यानी कि इस अप्रोच में जो है मेन पर्पस यानी उद्देश्य क्या है, कम्युनिकेट करना। फिर है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीएलटी, यानी सीएलटी की मुख्य विशेषताएं क्या है। इट एम्फेसाइज ऑन लैंग्वेज इन यूज रेदर देन लैंग्वेज एज स्ट्रक्चर, यानी कि ये लैंग्वेज के आधार या लैंग्वेज की बनावट के बजाय लैंग्वेज के इस्तेमाल को जो है ज़्यादा जोर देता है। इट लेज लेस स्ट्रेस ऑन ग्रामर, ग्रामर पर उतना ध्यान नहीं देता, कम्युनिकेशन पर ज़्यादा ध्यान देता है। इट एम्फेसाइज ऑन कनेक्टिंग क्लासरूम विथ रियल लाइफ सिचुएशन, यानी कि क्लासरूम को जो है रियल लाइफ सिचुएशन यानी कि मतलब विद्यार्थी के जीवन की जो है वास्तविक स्थितियों से जो है जोड़ने की कोशिश करता है। द नीड ऑफ द लर्नर इज टू कम्युनिकेट हीज फीलिंग एंड थॉट्स ऑफ अदर्स, यानी कि ये सीएलटी जो ये समझता है कि लर्नर की नीड क्या है, उसको बाहर बाहर की दुनिया में जो है कम्युनिकेट करना होता है और आप अपनी फीलिंग अपनी भावनाएं और अपने विचार जो है दूसरों तक पहुंचाने होते हैं। भाषा का मुख्य उद्देश्य यही है। ठीक है, इट इज़ बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी ऑफ लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज का जो है उपयोग किस तरह से किया जा सकता है, इस पर ये कॉन्सेप्ट बेस है। ठीक है, यूटिलिटी यानी होता है इस्तेमाल। ठीक है, फिर है मोटिवेशन। तो यहाँ पे हमारे चार जो हमने पढ़ा है, डायरेक्ट मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, स्ट्रक्चरल अप्रोच और कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच, इन चारों में से एक भी क्वेश्चन पक्का है। ज़्यादा चांसेस जो है जीटी मेथड पे या फिर ग्रामर ट्रांसलेशन जीटी मेथड पे या फिर डायरेक्ट मेथड पे आने के हैं और इन दोनों में से भी किसी पर क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है मोटिवेशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल जो है इसमें से भी क्वेश्चन आता है। तो देखते हैं, मोटिवेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन ऑफ लर्निंग, यानी मोटिवेशन
बहुत ही इम्पोर्टेंट कंडीशन है, स्थिति है सीखने की। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मोटिवेशन इज द कोर ऑफ लर्निंग, यानी मोटिवेशन जो है मुख्य आधार है लर्निंग का। अ हाई डिग्री ऑफ मोटिवेशन कीप्स इन राउजिंग पीपल इनटू एक्शन, इंश्योर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन लर्निंग एक्टिविटीज, यानी कि जो हाई बहुत ही उच्च जो है, उच्च अभिप्रेरणा जो है बच्चों को, पुपिल यानी कि विद्यार्थियों को मदद करती है किसी भी गतिविधि में भाग लेने के लिए, और उत्साह के साथ जो है किसी भी गतिविधि में भाग लेने के लिए अभिप्रेरणा बालक को अभिप्रेरित करती है। द टीचर शुड बी फुल्ली अवेयर ऑफ एडवांटेज ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग, यानी टीचर को जो है पूरी तरह से पता होना चाहिए कि मोटिवेशन जो है किस तरह से लर्निंग में हेल्पफुल है, उसकी क्या क्या फायदे हैं, ठीक है। ही शुड देयरफॉर ट्राई टू मोटिवेट द चाइल्ड, और इसलिए जो है टीचर को निरंतर निरंतर रूप से प्रयास करना चाहिए कि वो बच्चों को मोटिवेट कर सके, अभिप्रेरित रख सके कुछ भी सीखने के लिए, किसी भी गतिविधि में भाग लेने के लिए। तो आप हिंदी में तो पढ़ते ही हो अभिप्रेरणा, ठीक है। स्किनर ने भी कहा है कि अभिप्रेरणा जो है वो अधिगम का स्वर्ण मार्ग है, ठीक है। तो नेक्स्ट कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनमें से 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, तो इनको हम शॉर्टली समझेंगे। सबसे पहले है CWSN, ये आपने पहले भी कहीं देखा होगा। इसका अर्थ होता है चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, ठीक है। चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिसेबिलिटीज आप कह सकते हैं कि वे बच्चे जिनमें जो है किसी न किसी तरह का अधिगम विकार है, जैसे कोई जो है विकलांग हो सकता है, किसी को पढ़ने में दिक्कत है, किसी को सुनने में दिक्कत है, किसी को गणित की गणनाएं करने में दिक्कत है, तो ठीक है। तो वैसे बच्चों को जो है कहा जाता है CWSN, यानी चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड या लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज के नाम दिए गए हैं। डिसलेक्सिया आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। रीड सीटेट में स्पेशली ये क्वेश्चन हर बार आता है कि डिसलेक्सिया क्या है। रीडिंग डिसेबिलिटी है, पठन संबंधी विकार है। फिर डिसग्राफिया राइटिंग डिसेबिलिटी है, यानी लेखन संबंधी विकार है। डिसकैलकुलिया अर्थमेटिक मैथमेटिकल डिसेबिलिटी, यानी गणित की गणनाओं को, चिन्हों को जोड़ बाकी अच्छे से नहीं कर पाना, ठीक है, गणित संबंधी जो है अधिगम विकार है। नेक्स्ट स्कैनिंग और स्कीमिंग, छोटे से टॉपिक्स है जो हमने पहले ही लेसन में पढ़े हुए हैं, तो यहाँ पे छोटा सा एक रिवीजन के लिए इंफॉर्मेशन डाली हुई है इस लेसन में। ये दोनों आए हुए हैं। तो टू सर्च फॉर अ स्पेसिफिक आइटम और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि किसी विशिष्ट जानकारी के लिए फटाफट से टेक्स्ट को पढ़ना, जैसे साइंटिस्ट हो गए या अनुसंधानकर्ता जो है वो किसी भी बुक या फिर किसी बड़ी सी टेक्स्ट में से हम किसी विशेष छोटी जानकारी को लेने के लिए उसको फटाफट से हमारी नज़र से पार करते हैं, उसको कहते हैं स्कैनिंग। फिर है स्कीमिंग, ग्लेसिंग रैपिडली थ्रू अ टेक्स्ट टू फाइंड आउट जनरल कंटेंट और सेंट्रल आइडिया, यानी कि किसी भी टेक्स्ट को हम जो है पढ़कर उसका जनरल ओवरव्यू लेते हैं कि किसके बारे में है, इसमें जो है मुख्य उद्देश्य क्या है इस टेक्स्ट का, तो उसको हम स्कीमिंग कहते हैं। जैसे हम सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हेडलाइंस पढ़कर समझ जाते हैं कि इसमें पूरी न्यूज़ क्या होगी, तो उसको कहते हैं स्कीमिंग। फिर दो छोटे टॉपिक है पर इम्पोर्टेंट टॉपिक है साइलेंट रीडिंग और लाउड रीडिंग, इन पे क्वेश्चन बन चुका है। तो साइलेंट रीडिंग क्या होता है? रीडिंग क्वाइटली फॉर मीनिंग, इट इज इंटेंसिव रीडिंग, यानी कि हम जो है पढ़ रहे हैं, मन में पढ़ रहे हैं, मौन वाचन इनको कहेंगे। दोनों वाचन के प्रकार है, मन में पढ़ रहे हैं पर अर्थ ग्रहण करने के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका जो मेन पर्पज है वो होता है अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। टू अंडरस्टैंड टेक्स्ट वी डू साइलेंट रीडिंग, ओके। फिर लाउड रीडिंग, रीड लाउडली टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन एंड इनकरेज स्पीकिंग विथ फीलिंग एंड इमोशंस। तो इसको सस्वर वाचन कहते हैं। लाउड रीडिंग का मेन पर्पज होता है कि प्रोनाउंसिएशन को बेटर करे, हमारे उच्चारण को बेटर करे। ऑलराइट फ्रेंड्स, हमारा जो है टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि आप सबको पता है सेकेंड ईयर के एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं, आप सभी को अपना सेंटर मिल गया होगा। तो एग्जाम्स में बहुत कम दिन बचे हैं और उम्मीद करती हूँ हमारे चैनल पर जो है आपको कम से कम उतना कंटेंट मिल जाएगा जिससे आप पासिंग नंबर्स ला सकते हो। और एक बार वीडियो देखने के बाद आप सीरीज में से पढ़ लीजिएगा, आप पे सारे टॉपिक लगभग क्लियर हो जाएंगे। और क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा लिखकर प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा क्योंकि आपको पता चलेगा कि आप कितना लिख पा रहे हैं, स्पेलिंग्स आपकी कितनी करेक्ट हो रही हैं, ठीक है। बाकी इतना हार्ड पेपर नहीं आता, मॉडरेट पेपर आता है, आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे।
तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।